23 में मेरी भाभी जी जो थी मुझसे बड़े भाई से जो वाइफ थी, तो उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ दिसंबर में, और 2024-26 में उनकी डेथ हुई। सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। यहाँ का पानी, यहाँ की हवा और यहाँ की फसलें भी खराब हो गई हैं, मिट्टी भी खराब हो गई है। प्रसन्न जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू सर, आप फिक्स इंडिया पर। वेलकम। और कई वर्षों से आप पर्यावरण के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी सर। और दर्शकों को बताइए कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, ये जर्नी कैसे शुरू हुई। सर, मैं रहता था बिजनौर में जी। जो मेरी भाभी है, बड़े भाई की वाइफ, उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ 2023 में दिसंबर में। तो हमें पता लगा, मैं 2009 से बिजनौर में रहता था, तो 2023 में मेरी भाभी जी जो थी मुझसे बड़े भाई से जो वाइफ थी, तो उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ दिसंबर में, और 2024-26 में उनकी डेथ हो गई। और वो जो कैंसर था वो लीवर में था, और लीवर से 4-5 ऑर्गन में वो चला गया। आपकी भाभी जी कहाँ रहती थी? गाँव में ही। ये कौन सा गांव है? ये गांव भंडूरा, मेरा गांव जो है भंडूरा। ये आपका अपना पैतृक गांव? हाँ, पैतृक गांव है। तो हमें पता लगा भाई कारण क्या हो सकते हैं। हमें ये तो स्मोक भी नहीं करती, ये तो तंबाकू भी नहीं खाती, जैसे जैसे जो कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें पता लगा कि सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। आपके एरिया में जो ये इंडस्ट्री एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं कि यहाँ का पानी, यहाँ की हवा और यहाँ की फसलें भी खराब हो गई हैं, मिट्टी भी खराब हो गई है। तो हमें पता लगा कि इसका सबसे बड़ा कारण जो कैंसर हुआ है वो प्रदूषण है। आपके गांव में आसपास में और भी बहुत सारे केस हैं? हाँ, बहुत। मेरे सगे ताऊ को है कैंसर। अच्छा। और काफी न्यूज भी आती है। हाँ। और ये लड़ाई कब से शुरू हुई लगभग? फिर हमने पता किया, पता करने के बाद हमने फैक्टर को देखे, हमने AQI डाउनलोड किया कि AQI कितना, तब हमने डाउनलोड किया तो यहाँ पे AQI लगभग 799 था। और पर डे की जो फेफड़ों, हमारे सांसों के थ्रू सिगरेट का धुआं जा रहा था, वो लगभग जो एक्सपेक्टेशन थी वो लगभग 30 सिगरेट पर डे। आपने कई बार जो प्रदूषण का अक्सर लोगों पे जो सेहत का असर आप आपकी भाभी को भी हुआ, तो आपके ताऊजी को भी हुआ, उसका जो असर दिखाई दिया, मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार भी है जिसमें आपको ये एग्जैक्ट पता चला हो कि हाँ भाई ये मेडिकल रिपोर्ट्स है, इनसे हमें पता चलता है कि भाई इसी के कारण हुआ है? नहीं, हमारी डॉक्टर से कंसल्ट हुई, हमने बात की डॉक्टर से कि मेजर वजह क्या है, कि किसकी वजह से कि इन्हें जो लीवर में कैंसर हुआ है। उन्होंने कहा पानी और जो खान पीन है वहाँ का। हाँ। उसमें कोई ना कोई, कि अगर गलत खाना जाएगा, पॉल्यूटेड वाटर जाएगा तो वो लीवर पे अटैक करेगा। हाँ बिल्कुल सर। कहाँ के डॉक्टर्स को दिखाया आप? ये हमने सबसे पहले इंद्रेश हॉस्पिटल है देहरादून में, उसमें उन्होंने पूरा एक कैंसर वार्ड बना रखा, बहुत बड़ा, उसमें ही था उनका इलाज चला। लगातार 6 महीने वो वहीं पे रही, एडमिट रही। तो उसमें बहुत सारा फाइनेंशियल। आसपास के जितने भी गांव हैं जी, उनमें आजकल सबसे ज्यादा कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन? पानी की वजह से और हवा की वजह से। जो सबसे ज्यादा पानी की वजह से वहां पर हो रही है वो है हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B। और जो ये राख उड़ाते हैं रात में, अभी एक वीडियो आपने देखी होगी मेरी, जिसमें सिगरेड़ा गांव में जिसका फैक्ट्री है, उसमें बारिश की तरह राखी गिर रही थी। उससे कई लड़कों की आंखें खराब हो गई हैं, कई लोग अंधे हो गए हैं। सच्ची है ये बात। उसमें एक आ जाता है कि अगर वो आंख में एक बार चली जाए तो हाँ, अगर हल्का सा भी आपने स्क्रैच कर दिया वो आंख को डैमेज कर देती है। हाँ, वो काट देती है। और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों में, हाँ, आप मेरे गांव में जाओ, आप सिगरेड़ा में जाओ, तो आपको कई लोग मिलो जिन्होंने ऑपरेशन करा रखे हैं इसकी वजह से। अच्छा, ये जो, हाँ, अभी हम डस्ट की बात कर रहे हैं जी, और आपने इनकी प्रॉब्लम्स भी बता दी जी। आपने इसके लिए कभी इनसे अप्रोच भी किया, जो इंडस्ट्री है जितनी भी? हाँ, सबको बताया, सबको फोन भी किया कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, इसे रोक लो। उन्होंने कहा 15-20 दिन दे तो हो जाएगा। फिर ये जैसे हमने वीडियो बनानी शुरू करी, वो गांव में बोरिंग से जो काला पानी आया, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर आया और बहुत सारे प्रशासन को भी आपने इसके लिए अवगत कराया? हाँ, सबको कराया सर। हमने रिटर्न में भी एप्लीकेशन दी, हमने जन सुनवाई पे भी कंप्लेन करी, उसके थ्रू हमारे पास रिजल्ट आए हैं। आपको कितना लगता है कि कितना एक्टिव है सरकार या प्रशासन इस चीज को लेकर? देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रशासन होता है ना, वो सरकार के हाथ में होता है। और सरकार, जहां तक मुझे लगता है, जो मैं फील करता हूँ वही बता रहा हूँ, और प्रशासन सरकार चलाती है, और सरकार को चलाते हैं पूंजीपति। और ये जितनी इंडस्ट्री है सारी किसकी है? पूंजीपति। वो हम डायरेक्ट कह नहीं सकते, वो उनकी मीटिंग में सब ऐसा है सब। नहीं, यहाँ पे आपको ने देखा होगा कपिल देव अग्रवाल जी ने बिंदल वालों को लेके पहुंच के थे उस टाइम। एग्जैक्टली, आई वाज फोकसिंग दैट पॉइंट जी। अच्छा, जो RDF का एक मुद्दा उठता है बहुत ज्यादा, RDF, ये RDF बता सकते हैं आप है क्या?
और ये मतलब ये नुकसानदायक क्यों है, कहाँ से आ रहा है, कैसे है? जो आरडीएफ है, आरडीएफ को जो हमारे पहले इसे आरडीएफ ना कहो, इसे एमएसडब्ल्यू कहो। एमएसडब्ल्यू, हाँ, जो म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट, जो कचरा होता है शहर से निकलता है, हमारे घरों से कचरा जो निकल के आता है वो एक डंपिंग यार्ड में जाता है। डंपिंग यार्ड में जो कचरा है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट जो है एमएसडब्ल्यू। अब उसी में से ही बहुत सारे प्रोसेस के बाद आरडीएफ निकलता है। एक फ्यूल है जिसे आप एज ए फ्यूल यूज करते हैं, उसमें से जैसे ईंट, लोहा, आपका कंच, ये सब निकालने के बाद, या सीमेंट के टुकड़े को सब निकालने के बाद जो कपड़े बचे, पन्नी बची या कोई रैपर बचे पैकेट फूड के, उन्हें सुखाने के बाद, उन्हें एक मशीन से कट करने के बाद जब उसमें नमी ना बचे तब उसे आप एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो। ये गवर्नमेंट अलाउ करती है? ये गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन यहाँ की जो फैक्ट्री है इसमें सीधा एमएसडब्ल्यू ही जल रहा है, कूड़ा जल रहा है डायरेक्ट। यहाँ पे आरडीएफ नहीं जल रहा। किसी भी फैक्ट्री में मैं गारंटी से दे सकता हूँ, आप किसी भी टाइम किसी फैक्ट्री में चल जाओ, एक में भी आरडीएफ नहीं मिलेगा, विद गारंटी। और ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा रहा है, बहुत ज्यादा। आप ये देखो ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जहां पे इन्होंने मशीन लगा रखी है कि वहां पे इन्होंने वो फव्वारे लगा दिए। जैसे दिल्ली में हाँ, जहाँ पे वो सेंटर था जिसके जो डेटा देता है कि भाई का वो ट्रक घुमाते थे पानी का, ऐसे ही यहाँ पे यकीन मानियो, आप अभी तो 4-5 दिन से तो दिक्कत कर रहे हैं, 250-300 के आसपास जा रहा है एक्यूआई, लेकिन अभी पिछले 1 महीना ना आपको ऐसा लगा होगा कि मसूरी का जो मौसम था वो मुजफ्फरनगर का, तो वो ये मशीनें दिखा रही थी। अभी मैं कल परसों की बात है, मैं सुबह उठा, हाँ जी, तो सुबह लगभग 5 या 4 बजे के आसपास का एक्यू आया 350 के आसपास। मैं वापस अपने घर चला गया जी। अब उसके लगभग 8, 9, 10 बजे तक वो एक्यू धीरे धीरे घटने लगा। मैं समझ गया, मैं फव्वारा एक्टिवेट हो गया होगा उनका। अच्छा, ये आरोप लगता है आजकल के जो दिल्ली वाला कूड़ा है वो यहाँ पे लाया जा रहा है जी। और एक वीडियो भी आई थी जिसमें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो ये बता रही है कि हम ऐसे अपने कूड़े को ऐसे यहाँ से खत्म कर रहे हैं, इस पहाड़ को खत्म कर रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है? आरडीएफ ठीक है, लेकिन वो जो आप कूड़ा जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको भी टारगेट, मतलब उसको भी वे कह रहे हैं कि हाँ करो? नहीं, देखो सरकार की मंशा सही होगी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मंशा गलत होगी। सरकार के पास इसका कोई और तरीका नहीं है इसे खत्म करने का। जैसे चाइना में कुछ ना कुछ करके कर दिया, या किसी और देश में भी कुछ ना कुछ तो होता होगा, तो उन्हें लगा कि इससे आरडीएफ के रूप में पहले सीमेंट फैक्ट्री में जलता था, जैसा रेखा गुप्ता ने बताया। अच्छा, ठीक है जी, ये मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री में एज ए फ्यूल यूज होता था। फिर इनका एमओयू साइन हुआ गवर्नमेंट और एनएचआई के थ्रू, इनसे हमारे मुजफ्फरनगर पेपर मिल से। पेपर मिल वालों ने एमओयू में साइन किया और इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उठाने के भी पैसे मिल रहे थे पहले, लेकिन लोगों को इसमें बिजनेस दिखा, जो यहाँ के कह सकते हो माफिया हैं या ट्रांसपोर्टर हैं बड़े बड़े, उन्हें यहाँ पे बिजनेस दिखा तो वो वहां पे और उन्हें पैसे देकर उठाने लगे। आप यकीन नहीं मानोगे, ओखला, आपका गाजीपुर और कई 4-5 जगह है दिल्ली की, वो 62 एकड़ की जगह थी, पहाड़ थे, वो खत्म होने लगे और वो सारा लगभग 12,000 मैट्रिक टन मुजफ्फरनगर में आता है दिल्ली से, सिर्फ दिल्ली से। अभी मैंने एक और वीडियो शेयर की थी, देहरादून से 1600 से 18 मैट्रिक टन कचरा आता है पर डे यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। और ये यहीं से हमने बहुत सारे ट्रक रोके, जिसमें लखनऊ से थे, अमृतसर से थे, ये आपका करनाल से थे, आपके बिजनौर से थे, मुरादाबाद से थे, सब जगह से कचरा आता है मुजफ्फरनगर, और सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही जलता है। मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, आज मुजफ्फरनगर वाले जाग नहीं रहे। मुजफ्फरनगर वाले जितनी ज्यादा देर करेंगे उतनी ज्यादा बड़ी गलती में फंस जाएंगे, फिर इससे निजात नहीं मिलने की। आप सोच के देखो कि 10,000 टन यहाँ पे जल रहा है रोज, इमेजिनेशन कर लो, जलने के बाद जो उसकी राख बचेगी 25% मान लो, तो कितने टन बची? 2,500 टन। वो कहाँ डलेगी? अब आप हाईवे के चारों तरफ जाओ, आप हाईवे से इधर चलो, पीन्ना की तरफ मुड़ोगे ना यहाँ से हाईवे से, तो आप देखो कितना बड़ा डंपिंग यार्ड बना सिर्फ राख का। जितने भी हाईवे के चारों तरफ जगह होती है ना खाली, उस सारी खाली जगह को फिल कर दिया है इन्हीं लोगों ने अपना वेस्ट डाल के। आप भप्पा रोड पे चले जाओ, आप जानसठ रोड पे चले जाओ, आप जोली रोड पे चले जाओ, मोस्टली मेरा आना जाना होता है, आप देखोगे तो ये कचरा घर बन गया है पूरा एरिया। आप जाओगे ना घरों में या खेतों में, तो पन्नी, छोटी छोटी पन्नी, जो इनका वेस्ट जल के या जो भी इनका प्रोसेस होता है उसमें से जो कचरा निकलता है वो ऐसे ही डाल देते हैं, वो उड़ उड़ के हवा से घरों में जा रहा है, खेतों में जा रहा है। विद गारंटी में कह सकता हूँ 15 से 20 साल के अंदर अंदर यहाँ की मिट्टी मुजफ्फरनगर की उपजाऊ नहीं बचेगी।
इतना ज्यादा कचरा यहाँ आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में मिल रहा है, आप चेक कराओ अपना। बहुत सारी ऐसी वीडियोस और नहीं, मैं मजाक से कह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर की हर तीसरे बच्चे के फेफड़े सुकड़ रहे हैं, नहीं ये कि ना चेक करा के देखो, 10 साल से छोटे बच्चे, इतना घातक है ये पोल्यूशन यहाँ पे, और लोगों को समझ नहीं आ रहा। एवरेज आयु यहाँ पे 80 साल थी और 8 साल खत्म हो गई। लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो, हाँ, लेकिन वो मेरे घर ना पड़ोसी के घर पैदा हो। और जब हर एक इंसान इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लेगा, शायद उस दिन कुछ बदलाव होगा। अच्छा, ये जो फैक्ट्रियों से जैसे हम डस्ट की बात कर रहे हैं, ये फैक्ट्रियों से वेस्ट वाटर भी निकलता है, जिसको ये अगर मैं गलत ना हूँ, इसके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर डालते हैं, जो ट्यूबवेल है या नल है उनसे गंदा पानी आ रहा है। और ये वीडियो की शुरुआत शायद उसी पानी से शुरुआत हुई थी। हमारे पास अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि हम बता सके कि ये कोई जो पानी है गंदा वो डायरेक्ट नीचे डाल रहे हैं धरती के, ये मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा सुना गया है और बहुत सारे लोगों ने बताया पानी गंदा आ रहा है, ये प्रूफ है। हाँ, अभी मैं बताता हूँ सर, इसके आप RTI डालो कि फैक्ट्री वालों को पानी को कैसे ट्रीट करना है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जितना एक लिमिट होती है कि आप ग्राउंड वाटर कितना निकाल सकते हो, लेकिन उसे रिचार्ज करना भी आपकी जिम्मेदारी है, ये फैक्ट्री वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा, जैसे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं कि आप वाटर ट्रीटमेंट करो, पानी को साफ करो, उसको इसमें खर्च आता है सर लगभग लाख रुपए पर डे का, और ये करते नहीं है, फिर ये गंदा पानी ना, ये वहां उसको कॉस्ट कटिंग करके पैसा बचाता है, चाहे दूसरों की जान से खेले। हाँ, जो पानी फैक्ट्री से बाहर निकलेगा ना सर, वो जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो नाले में भी पानी जाएगा वो इतना साफ होना चाहिए कि जानवर उसे पी सके, मछलियां उसमें रह सके। और आप हमारे यहाँ के किसी भी नाले की कंडीशन जाके देख लो, हर फैक्ट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राउंड वाटर जितना यूज कर रहा है उसे रिचार्ज करने के लिए आस पड़ोस के गाँव के तालाब गोद ले, और उन्हें इसकी साफ सफाई का जिम्मा फैक्ट्री वाले उठाए, उसमें पानी की जिम्मेदारी फैक्ट्री वाले। ये पहले से नियम बने हुए, ये नियम है सर, आप डाल दो, इन नियमों की धज्जियां उड़ रही है खुलेआम। लापरवाही है, कोई जागरूक नहीं है ना। मुजफ्फरनगर में जहाँ तक मैं जानता हूँ RDF, AQI, MSW, ये कोई भी जानता था सबसे पहले। हाँ, ये आपके बाद जागरूक हुए लोग, और प्रशासन इस पे नजर नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं, बिल्कुल इन्होंने टीम बनाई है, काम भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली जो एक्शन होते हैं वो छोटी फैक्ट्री पे होते हैं। हाँ, मेजर फैक्ट्री इसमें नहीं है। आप समझो हमारे साथ में जब हमने आवाज उठाई तो टिकैत साहब आए, अच्छा, और सबसे बड़ा धन्यवाद टिकैत साहब का, क्योंकि उनकी वजह से ही मीटिंग हुई है दोनों बार। हाँ, ठीक है, सारे जो उद्योगपति आए हैं, प्रशासन आया है, सारे किसान गए हैं, तो उसे एक करने में सबसे बड़ा हाथ जिनका है वो टिकैत साहब। वे ना होते तो ये आवाज भी ना सुनी जाती, नहीं सुनी जाती। लेकिन नहीं, इसमें जैसे हरिंदर मलिक जी हैं, हरिंदर मलिक जी ने संसद में उठाई हमारी आवाज। जी। पंकज मलिक उनके बेटे हैं, चरथावल से विधायक, वो हमारे गांव में आए, घूम के गए, और फिर उन्होंने पूरी जोरदार आवाज में हमारी आवाज विधानसभा में, मतलब वहां से सपोर्ट पूरा मिला। बिल्कुल, धर्मेंद्र मलिक जी ने भी अच्छा सपोर्ट किया, सभी का सपोर्ट है इसमें। अच्छा, जैसे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये मैंडेटरी है, ये बनाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है जैसे ये गाड़ियों में, डीजल वाली गाड़ी में ये DPF देते हैं, पेट्रोल में भी अब PPF आने लगेगा, या GPS आने लगेगा, गैसोलीन, वो मैं फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसा फैक्ट्रियों में भी है कि आपका जो ये धुआं निकल रहा है इसको कंट्रोल करके एयर के अंदर छोड़ा जाए, ऐसा? बिल्कुल सर, सारी चीजें, सारे नॉर्म्स हैं, और जिन फैक्ट्रियों पे इन्होंने सीज की हैं या इन्होंने नोटिस दिए हैं, वही जो गड़बड़ है उन्हें ठीक करने के लिए दिए हैं। इन पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी होता है कि आप कितना गैस निकाल रहे हो, किस तरह की गैस निकल रही है आपकी, वो भी ऑनलाइन डिटेक्ट होता है, और ये NGT में जाता है डायरेक्ट। सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा, नहीं होता। अच्छा। और देखो, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो प्रदूषण अधिकारी है ना यहाँ के, जितेश ही है शायद उनका नाम, जितेश है, संतोष जी हैं, एक राजा है, एक तो मैडम है संध्या, जिन्हें मैं जानता हूँ। ये लोग काम करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ऊपर से इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से दबाव आ जाता है। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। आम जनता नहीं नेता बनाए हैं, आम जनता की वजह से, आम जनता के टैक्स की वजह से ही ये अधिकारी बनने बैठे हैं। इसलिए वोटिंग करते समय अगर अपने जो खास मुद्दे हैं उन पे ध्यान दिया जाए तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। कैसे देंगे? यहाँ पे मुद्दे ही 3 है, हिंदू, मुसलमान और जातिवाद। यही खत्म नहीं होगा और कभी होगा भी नहीं, खत्म करना। और इसका खामियाजा अपने परिवार
में बीमारियां ला रहे हैं, इसका खामियाजा ये एक बता दो, ये फैक्ट्री वाले कुछ लोग वर्कर हैं, ये कहते हैं यार तुम आवाज उठा रहे, फैक्ट्री बंद है, हम कहाँ जाने। मैंने तुम्हें 10-12 हजार रुपए महीना दे रहे हैं, एक बच्चा बीमार हो जाए तुमसे उसका इलाज नहीं होने का, जिंदगी भर की कमाई चल जाएगी। और जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं वहां पे भी उन्हें कुछ ना पॉल्यूशन के थ्रू कुछ ना कुछ इनहेल कर रहे हैं। आप चेक तो करा दो, आप जितनी ये टायर फूकने वाली फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर खड़े हो जाओ, और जो उनके वर्कर बाहर है उन्हें देख लो, उनके दांत सल अगर आपको कुछ दिख जाए। मैंने एक वीडियो देखी थी, ये जमशेदपुर नहीं, ये झारखंड में पता नहीं कौन सा एरिया जहाँ यूरेनियम निकलता है, वो तो बहुत बुरा था। अपंग बच्चे, सरकार कुछ नहीं करना चाहती, लापरवाह, सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में तो डॉक्टर्स ने कहे थे कि इसको छोड़ दो। डॉक्टर क्या वहाँ की आईएएस था शायद कोई, या पीसीएस था, वो भी छोड़ के चला गया, नौकरी छोड़ के गया है। कई सारे जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ के वो छोड़ के। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी कल परसों मैंने शेयर भी किया वो वीडियो, ठीक है, गीता गोपीनाथ, जी डॉक्टर गीता गोपीनाथ, जी, वो प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उससे पहले वो IMF जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसा करके है, उसकी चीफ रही हैं। उनसे अभी जो इंडिया टुडे की प्रमुख हैं, आज तक, ललन टॉप के मालिक जो भी हैं वो, उन्होंने एक सवाल किया कि आप डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंडिया में कैसे देखते हैं, तो वो सरप्राइजली बोली कि आप उसकी बात तो बाद में करो, आप करो पॉल्यूशन की बात। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पॉल्यूशन। आप डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब पॉल्यूशन नहीं होगा। जब पॉल्यूशन इतना है तो कोई क्यों आएगा आपके यहाँ पे, कोई अपनी दुकान क्यों खोलेगा, आना ही नहीं, कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे। और उसने बोला भी है, उसमें 2017 की रिपोर्ट के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब हवा प्रदूषण से 17 लाख प्लस लोग मरे हैं हर साल यहाँ पे। आप सोच के देखो ना, 17 से 20 लाख लोग मरते हैं आंकड़ों में। आप समझो 25 से 30 साल में जितने भी आतंकवादी हमले हुए ना यहाँ पे देश में, उसमें 25,000 लोग नहीं मरे। 25,000, जिसमें आतंकवादी भी होंगे, सिविलियंस भी होंगे, आपके आर्मी पर्सन भी होंगे, सब मिला के 25,000 लोग नहीं मरे। कोविड आया था, आंकड़ों में 5,33,000 लोग मरे हैं आंकड़ों में कोविड में। इसके लिए सरकार ने वो राहत पैकेज निकालता 20 लाख करोड़ का। उसकी बात कर रहे वो 20 लाख करोड़ में सोच रहे हो आप, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें, ये जितनी सड़कें सोने से बन जाएंगी सर, इतना पैसा होता है। 20 लाख पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं आप, जिसका आज तक वो नहीं है सर, वो तो प्रधानमंत्री राहत कोष से निकाला इन्होंने। 20 लाख फंड, वो वाला पीएम केयर फंड तो वो तो बहुत बड़ा स्कैम है भारत सरकार का। सरकार का नहीं, मोदी जी। हो सकता है इसमें जेल हो जाऊं। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर है ना पब्लिकली बहुत सारे वीडियोस हैं और उसपे बहुत सारा डेटा है, ऐसी बात नहीं है। और जो पब्लिक में आप सोच के देखो, 20 लाख लोग साल के मरते हैं, महीने कितने हुए? 1,68,000। दिन के और कोविड को हवा बनाया था, दिन के कितने हुए? 5500 लोग मरते, 5,500 लोग इंडिया में हवा प्रदूषण से। पर सेकंड कितने बच्चे मर रहे होंगे, कितने लोग मर रहे होंगे, और सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार को यहाँ के लोगों की टेंशन ही नहीं है भाई, सब अपना पेट भरना। और मतलब एक होता है कि अगली पीढ़ी के लिए सोचना, ये 700, 800 या 7,000, 5,000 भी पीढ़ी के बारे में सोच रहे। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये नियमों का उल्लंघन कर रही है इंडस्ट्रियां सारी जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इंडस्ट्रिया सबसे पहले तो सरकार, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी। अगर एक अधिकारी भी ईमानदार होगा तो कोई भी फैक्ट्री तरीके से चल सकती है, बिना तरीके के बिना नहीं चल सकती। और जनता को नहीं मानते आप? जनता तो है ही, जनता वोट देती है। सबसे बड़ा देखो, रिश्वतखोरी कहां से शुरू होती है? जनता से। जब वोट डालने जाते हैं उससे पहले वो देखते हैं कि कौन सा नेता क्या दे रहा है। सही। या फिर ये देखते हैं हमारी जात का है क्या, हमारे धर्म का है क्या। हाँ, ये भी तो जनता ही। हर रिश्वतखोर पुलिस वाला हो, कोई भी हो, निकलता कहां से है? इसी जनता से। हम मंदिर में माथा टेकते हैं, वहां पे प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, वो क्या प्रोसेस? तो ये हमारी ब्रिंगिंग में ऐड कर दिया है। हाँ, ये प्रोसेस क्या है? काम लो, ये प्रोसेस भी तो एक रिश्वत का हिस्सा है भाई, कि भगवान पे फूल चढ़ाएंगे हम, 10 रुपए चढ़ाएंगे तो हमारा 10 लाख का फायदा होगा। अच्छा, आपको लगता है, मैं ये क्वेश्चन ही मुझे ये भी करना था, लेकिन आपने उसका आंसर दे दिया कि प्रशासन और जो ये बोर्ड है, जो पॉल्यूशन बोर्ड है, अपना काम कर रहे हैं लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो भारत में एक बोर्ड है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मंत्रालय जो भी है, मिनिस्ट्री है, उसके मंत्री कौन है? मंत्री ये मेरे याद नहीं, मैंने पढ़ा जरूर। चलो, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। हाँ, जानते तो नहीं आप? इंडिया में, चलो आप और हम तो चलो फिर भी पढ़े लिखे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, गांव के आस पड़ोस के लोग जानते हैं। मुझे पता है, आप बताइए, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। और यहाँ पे कौन है?
यहाँ का नहीं पता मुझे। अरुण सक्सेना। अरुण सक्सेना। और अभी यहाँ पे पर्यावरण मंत्री शायद केपी सिंह है। अच्छा जी। और केपी सिंह की खुद की फैक्ट्री है पेपर मिल। नितिन गडकरी जी भी एथेनॉल पे लटके हुए हैं। सोच लो, मीट के अभी तक पकड़ा गया, उनके ऊपर केस हुआ है। अच्छा। गाय का मीट नितिन गडकरी के लड़के की फैक्ट्री से आ रहा है। बीफ। और जिसके ऊपर ये पूरा बहुत सारे वीडियो है। हाँ, एथेनॉल के आने के बाद 20% एथेनॉल मिलने के बाद पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलना था। ये गडकरी जी का ऑनलाइन हाँ, ये वीडियोस काफी है, रिकॉर्ड में है, ये फर्जी बात नहीं है। कितना मिल रहा है, कितना कम हुआ। यहाँ की गाड़ियां एथेनॉल को के यहाँ की गाड़ियों के जो इंजन है ना, हाँ, वो 10% एथेनॉल को सर्वाइव कर सकते हैं। 20%। हाँ। और इन्हें एक थोड़ा टाइम देना चाहिए था अगर E20 लॉन्च भी करना था। ब्राजील की तर्ज पे करने की कोशिश की थी। हाँ। लेकिन ब्राजील में हर तरीके का पेट्रोल मिलता है। हाँ। E5 भी मिलता है, E10 भी मिलता है, E20 भी मिलता है, E30 भी शायद मिलता है। लेकिन वहां पे ऑप्शंस तो दिए उन्होंने, इन्होंने ऑप्शंस ही खत्म कर दिए। सरकार है। हाँ। अच्छा, आपने जैसे सरकार, प्रशासन, ये जो उद्योग है ना, इनका दोगलापन और हिपोक्रेसी दिखाई दी, और आपको कैसा फील होता है जब ये अपना दोगलापन या हिपोक्रेसी दिखाते हैं? मतलब ऐसा कि भाई, एक छोटी सी बात आपको पता ही है, बहुत पुरानी कहावत है, सबको पता है कि बड़ी मछली छोटी मछली खाई जाती है। हाँ, समझो इस बात को। इन फैक्ट्रियों में मैं आपको कड़वा सच बताता हूँ, इन फैक्ट्रियों में जितने भी ठेकेदार है, मैं कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता। बड़े ठेकेदार। हाँ। जिनके ट्रक चल रहे हैं या रखी उठा रहे हैं, कचरा उठा के बाहर डाल रहे हैं, कौन है? सब आस पड़ोस के गाँव के। और ऐसे नहीं छोटे मोटे लोग, 50-50, 100 ट्रक चल रहे हैं उनके फैक्ट्री में। उनके पास इतना जो रोजगार है, हर गांव का 30% आदमी इन फैक्ट्री में काम करता है। आप उद्योगपतियों की नजर में, हाँ, आप बड़े ठेकेदारों की नजर में, ठीक है, मैं एक शब्द यूज नहीं करना चाहता, उनकी नजरों में भी, प्रशासन की नजर में, सरकार की नजर में। डर नहीं लगता आप लड़ाई लड़ रहे? डर लगता है भाई, सबको लगता है। तो मैं भी इंसान ही, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जब मौत आएगी तो आएगी। अच्छा, तो आप लड़ेंगे। हाँ। अगर ऐसा सब सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। हवा, देखिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितना टैक्स देते हैं, पूरा सुबह उठने से लेकर सोने तक हम टैक्स में रहते हैं। हाँ। चाहे कोई कुछ भी कमा रहा है या कुछ भी खरीद रहा है, और ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, और लोग पता नहीं कहां। हम चाहे हमारा अच्छा, एक बात बताओ, आप मूवी देखते हो जी? मूवी में हमेशा आपकी लड़ाई पाकिस्तान से दिखाती है। पाकिस्तान की औकात क्या है तुम्हारे सामने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपकी लड़ाई चाइना से होनी चाहिए। आपका कंपटीशन चाइना से होना चाहिए। दिखाई नहीं सकते। वो सारी चीजें है। अब उसमें तो पाकिस्तान की बड़ी बात होनी चाहिए यार, तुम छोटे से देश हो के इतने बड़े देश को तंग कर रहे हो। चाइना ने भी मजाक उड़ाया तो था एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले के। ये तो सब जगह उड़ती रहे। तो कहाँ ये कंपैरिजन कर लेंगे? ये इन्हें पता है इनकी राजनीति पाकिस्तान से चलेगी, पाकिस्तान के साथ अपना कंपैरिजन दिखाएंगे। कुछ नहीं है सर, यहाँ पे एक हिंदू मर जाए बस तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मुसलमान किसी हिंदू को मार दे तो उसका घर टूट जाता है, वो हिंदू मुसलमान को मार दे उसके घर पर आज तक बुलडोजर चला। अभी ये केस आया, ये हर जगह का, जबकि इंसाफ दोनों को ही मिलना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ है ये घटियापन, दोनों तरफ है, हिंदुओं में मुसलमानों में भी। अगर आप दीपदास मरा था अभी बांग्लादेश में, तो यहाँ के हिंदू अभी कुछ ईरान में या पाकिस्तान में कहीं कोई मर जाए मुस्लिम, या किसी हिंदू देश में कोई मुस्लिम मर जाए तो यहाँ के मुसलमान हाहाकार। ये दोनों को ही नहीं समझना चाहते। इनके बीच में जो लीडर है, उनकी जो घर चल रहे हैं, उनकी जो रोटियां सीख रही हैं, वो इसी मुद्दे पे चल रही है। उधर भी ऐसे लोग हैं, इधर भी ऐसे लोग हैं। जैसे अभी है ना, एक वीडियो देखी थी मैंने आपकी, वो सड़क पे कीचड़ वाला क्या किस्सा है? कीचड़ कैसे बन रहा है, लोग वहां पे फिसल के कैसे गिरते हैं? वो सर ऐसा होता है, जो खोई आती है ना, गन्ने का जो वेस्ट होता है, वो आती है, तो वो धीरे धीरे जैसे ट्रक जाते हैं, बड़े बड़े टोले आपने देखा होंगे, तो वो गिरती रहती है, लेकिन उसमें चिपचिपापन रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो शुगर का प्रोडक्ट का पार्ट है। फिर उसमें से फैक्ट्री से ना वेस्ट निकलता है, जो ये जलाते हैं ना, RDF जलाते हैं, तो उसकी राख भी निकालनी होती है बॉयलर से, और उसे उठा के कहीं ना कहीं डालना, क्योंकि वो इतनी बड़ी मात्रा में जला रहे हैं कि उसके साथ के साथ आप तो जलती जलती राख को जब वो निकालते हैं ना, उसमें पानी डालते हैं, और वो पानी जब उसी चीज पे डलेगा आके, तो वो चिकनापन बनेगा और वो अगर आप फ्रिक्शन खत्म कर देगा। उसमें लापरवाही दूसरी भी है, ये तो है ही है, सड़कों पे तो है ही, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन आप देखोगे कि जो कम एज के लड़के हैं, जिनका मोस्टली एक्सीडेंट होता देखा गया है, उनकी स्पीड देखना, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इस रोड पे तो कैमरे होने चाहिए हर जगह। आपको पता लगे कि बड़े वाहन की गलती है, छोटे वाहन की गलती है। मेरे एक भैया है,
और उनके साथ एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सिविक सेंस तो सब्जेक्ट में ऐड कर देना चाहिए। ये जो ये कैमरा है हर जगह लगने चाहिए, प्रॉपर चालान कटने चाहिए, माफ किसी का नहीं होना चाहिए, और कोई रूल तोड़े तो उसको तो अलग से सजा होनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग ने नियम बनाए हुए कि भाई आप ओवरलोड नहीं कर सकते, या ट्रक जा रहा है तो इससे ज्यादा बाहर इतना नहीं निकाल सकते, कोई भी अगर सामान जा रहा है ये ओवरलोड करके ले जाते, वो जा रहा आरडीएफ देखो। ये शायद नगर पालिका का था, वो ये आरडीएफ नहीं था। प्रॉब्लम क्या है, आपने मैंने बताया रेता गुप्ता जी ने क्या कहा, एनएचआई के साथ और फैक्ट्री के साथ उनका एमओयू साइन हुआ, तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते हो। अच्छा, जैसे ये मैं अभी हम ट्रॉली भर के जाती है, ट्रॉली भर के जाते हैं, आप बता रहे हैं कि उसके अंदर एक तो वो शुगर का बाय प्रोडक्ट जो राख खोई बोलते हैं, हाँ। और एक वो जो राख है उसमें पानी डालते हैं वो निकलता है, वे ओवरलोड करके ले जाते हैं, उसमें भी कोई नहीं देखने वाला। आप बिना हेलमेट के जाके देखो, अभी चालान कट जाएगा और कोई सुनवाई नहीं होगी। आप गलती से ड्राइविंग लाइसेंस लाना भूल जाओ। अभी वो जो ट्रक पकड़ा गया नितिन गडकरी जी के लड़के का, बीफ का जो पकड़ा गया, उसमें बिल हैदराबाद का और गाड़ी कहीं से आ रही है, ऐसा कुछ है उसमें, देखना आप वीडियो। नियम कानून प्रशासन ये छोटे लोगों के लिए, बड़ी मछलियां जाल तोड़ देती। आपको प्रशासन का भी मतलब है समर्थन, मतलब कि हाँ ठीक है काम हो रहा है, वो करते हैं, हमें तो टिकैत साहब का समर्थन है, और जो टिकैत साहब हैं, दूसरे नेता हैं, सब जिनका भी आपने नाम बताया, सब समर्थन। सबसे बड़ा समर्थन तो यहाँ की जनता का है, जिन्होंने उस वीडियो को देखा, शेयर करा। हाँ, और टिकैत साहब का भी है, क्योंकि टिकैत साहब ना होते तो शायद इतना दबाव ना बनता। पर्यावरण से जो लड़ने वाले लोग हैं, आपके साथी भी होंगे, आप भी हैं, किस किस तरीके की परेशानियां देखने को मिलती है? परेशानियां ये है कि उन्हें पहले तो खरीदने की कोशिश की जाती है। अच्छा, आपको खरीदने की कोशिश की गई? सबको होता है, ठीक है। फिर डराने की प्रक्रिया होती है, फिर और आपका कैरेक्टर खराब करने की, आपका ब्लेम लगे। मेरी पोस्ट के नीचे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये कर दिया, इतने पैसे मार दिए, ये कर दिए, बहुत सारे दाम दंड भेद सारी नीति अपनाने की कोशिश करते हैं। बहुत मैसेज आते हैं, इतने बस वो पैसे ले लिए, हमें नौकरी के नाम पे ले लिए, इसके नाम पे ले लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लेम। कितने रुपए ऑफर हुए थे आपको? वो ये नहीं बता सकता। अच्छा, वो उस नेगेटिव एस्पेक्ट को, उस नेगेटिव इंपैक्ट को जो आप कमेंट्स में देखते हैं, उसे कैसे टैकल करते हैं? शुरुआत में तो बहुत अजीब कॉमेडी करता हूं उसमें। अच्छा, कोई कहता है सीरियस नहीं लेते? आप कोई कहता है कि बैंक खुल जाएंगे 2 दिन बाद, मना बिल्कुल भाई, तू भी आ जाना, 10,000 दे देंगे। कैसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं? बहुत, इससे भी घटिया आते हैं, गाली गलौज आती है, मारने की धमकी आती है। अच्छा जी, आपको लगता है फंडिंग है ये? हाँ, उन्हें खोल के देखते हैं तो फेक अकाउंट्स हैं, उस पर 0 फॉलोवर होते हैं, 0 पोस्ट होती है। तो ये मतलब वो ऐसे लोग करते होंगे जिन्हें कुछ उल्टा सीधा ही काम करना हो, डरपोक किस्म के इंसान। अच्छा, हम तो सबसे यही सलाह देते हैं सभी को, जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं या ठेकेदार हैं, जो भी हैं, भाई थोड़ा पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मदद तो करो। आपका संविधान आपको जो मौलिक अधिकार देता है उसकी तो इज्जत करो भाई। संविधान कहता है कि आप पर्यावरण की रक्षा करो, नदी नालों की रक्षा करो, वन्य जीवों की रक्षा करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपनी कमाई के चक्कर में दूसरे चाहे मर जाए। अगर आपको एक दिन के लिए पर्यावरण मंत्री बना दिया जाए, हाँ, तो आप सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे नॉलेज नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, मुझे पता कि मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, लेकिन अगर मेरे पास हुआ या बाई चांस ऐसा हो गया, या नहीं होगा लेकिन अगर हो गया, तो मैं यही कहूंगा जो नियम होते हैं फैक्ट्री चलाने के, या जो इनके लिए एरिया बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे ये हमारी भोपाल रोड और जोड़ी रोड, ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है मुजफ्फरनगर में, ये इलीगल लगी हुई है सारी फैक्ट्रियां। इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है हमारा? इंडस्ट्रियल एरिया बिगरजपुर, हाँ, वहाँ पे इंडस्ट्री और पुरकाजी है। हाँ। तो इन्हें आप वहां जाओगे तो आपको सब प्रोसेस मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। एनओसी कैसे मिली फिर? कुछ ना कुछ जुगाड़ है यहाँ पे, तो आप पाकिस्तान से आके आधार कार्ड बनवा सकते हो भाई। हाँ, बहुत सारे केस आए। हाँ, मतलब लोग है ना, पैसे के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता तो दिया भी, यहाँ के नियम होते हैं, हमारी सरकार कैसे मजा लेती है, बहुत वीडियो पड़ी है, मैं ही क्या बताऊं। आप जाओगे दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, बिहार से एक दिन पहले, फिर उसके तार कहाँ निकल के
जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, फिर सारे एविडेंस उस जिस थाने में होते हैं उस थाना उड़ जाता है, वो सारे एविडेंस मर जाते हैं। पहलगाम में, पुलवामा में जो अटैक हुए उनका आज तक किसी को कुछ नहीं पता कहां से आए। क्या देश की सुरक्षा सरकार के हाथों में नहीं, गृह मंत्रालय के हाथों में नहीं है, रक्षा मंत्री के हाथों में नहीं है? कोई आएगा बाहर से आपको मार के चला जाएगा, 200 किलो आरडीएफ लेके सेना की बस से कोई घुस जाएगा, आपको पता ही नहीं लग रहा, जबकि आप सैटेलाइट से तो सड़कें बना रहे हो देख के। यार बेवकूफ बनाने वाली बात है जनता। चलिए, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मेरी भाषा मुजफ्फरनगर की, मैं फिर उस पे आ जाऊंगा। असल में बस नहीं बोले तो ठीक है। अच्छा, जैसे सरकार है, उद्योग है, समाज है, तीनों से अगर आपको कुछ मांगना हो कि भाई मुझे ये चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? सरकार से, आप जनता से और उद्योगपतियों से? मैं चाहूंगा कि आप पहले तो जनता से कि निष्पक्ष होके एक ऐसे लीडर की साथ लगे जो सच में काम करता हो, सच में दिल से काम करता हो। तो आप हिस्ट्री उठाओ, अभी तक हिस्ट्री बता सकता हूँ, आप हिस्ट्री उठाओ। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने हर गरीब को तो पट्टे के रूप में जमीन दी, एक भी दंगा रजिस्टर्ड नहीं है 5 साल में। और इन सब की सरकार में लिंचिंग, पिंचिंग, बुलडोजर ये सब हो रहे। बहन जी की सरकार में होता तो एक भी हो, प्रशासन टाइम से ना जाता, एक फटे कुर्ते पजामे वाला भी थाने में बैठता तो थानेदार सामने बैठा होता। जी बाबूजी बताओ, आज के टाइम में जितने मर्डर, जितनी लिंचिंग, जितने अपहरण, जितनी रेप यूपी में और इंडिया में हो रहे हैं, यूपी में हम यूपी की बात करें, बहन जी के सामने हुए हैं? सही कर हुए हो तो बता दो, रिकॉर्ड है। मैं तो ये कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद का फैसला उनके उसमें आया था, जिसमें ये था कि शहर बंद हो गया, आस पड़ोस के स्टेट में कर्फ्यू लग गया था। यहाँ पे लगा था क्या कर्फ्यू? किसी परिंदे ने पर मारा था क्या? उसने कहा कुछ करके तो दिखाओ। तो बहन जी जैसा नेता होना चाहिए देश का। उन्हें अगर, मैं चाहता हूँ उन्हें ज्यादा नहीं, 6 महीने प्रधानमंत्री बनाओ, 6 महीने, और 6 महीने में तकदीर बदल देंगे हिंदुस्तान की। मेरा मानना है। जैसे अभी राहुल गांधी भी शायद ठीक है, लेकिन उन्होंने करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने करके दिखाया है वो जातिवादी सोच की महिला नहीं है। हमारे यही समाज, मैं ऐसे समाज चाहता हूँ, हमारे समाज में चंद्रशेखर रावण भी है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा अलग है, मिशन से है ही नहीं, वो देश के हित में सोचने, उसे अपने बारे में सोचना है बस। बहन जी इतना शांत क्यों हो गई यार? बहन जी शांत नहीं है, आप समझो। मैं बताना चाहूंगा आपको, इंटरव्यू दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं। चलो ठीक है, थोड़ा ही बता दो, फिर हम वापस पर्यावरण पे आ जाएंगे। मीडिया सरकार के हाथ में। जिसे सरकार चाहेगी उसे तो मीडिया दिखाएगी। 4th पिलर तो खत्म हो चुका है। नहीं, मैं बताऊं, सरकार जिसे चाहेगी उसे तो मीडिया दिखाएगी। चंद्रशेखर एक विधायक है, लेकिन उसे पूरे इंडिया में दिखाया जाता है। उसकी इतनी AI वीडियो बनती है, क्यों बनती है? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। समझो आप, एक सांसद 3.5 करोड़ की डिफेंडर लेके चलता है, एक प्राइवेट जेट मेंटेन कर रहा है आने जाने के लिए, जिसका सालाना खर्च 200 करोड़ है। कोई तो रीजन होगा। और बहन जी की एक भी काम को मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? और सबसे अच्छा प्रशासन चला, गांव गली कहीं भी जाके पूछ लो, इससे पूछ लो, क्यों नहीं दिखाती मीडिया उनके काम? रीजन बता दो। उनकी मीटिंग, उनकी कोई भी जो पब्लिक में कोई भी उनका ट्वीट आता है, कुछ भी आता है, उसके बारे में बता के दिखा दो। मीडिया दिखाई नहीं सकती, उनका इंटरव्यू भी नहीं करेगी मीडिया। क्यों नहीं करेगी? ये विज्ञा है मीडिया। डरती है। बहन जी की पावर अभी आपने देखी होगी ना, जब उन्होंने लखनऊ एक मीटिंग करी थी। अच्छा, कि भारत का कोई भी नेता इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकता, ये गारंटी है। उनकी एक आवाज पे लोग 6 दिन पैदल कर चल के जाए, देवियां हो। चलिए, आज हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं सच में काबिले तारीफ है। और मुजफ्फरनगर ही नहीं, हर एक इंसान को, भारत का हर एक इंसान को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि भाई एक इंसान, उसको जान का भी खतरा है, उसको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आती होगी इन सब चीजों में, और वो आप सबके लिए लड़ रहा है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो ये कहूंगा, मेरी कोई भी मदद होगी, मैं हर समय आपके लिए तैयार रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए लड़ने के लिए। जनता से छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम का सलूशन हर जगह है। दिल्ली में एक एरिया था जिसमें पानी भरा होता था, एक लड़का या कोई पत्रकार था, छोटा ही बेचारा, वो उसमें घुमा, उसने वो प्रॉब्लम दिखाई, लगातार वीडियो बनाई, लगातार लोगों तक पहुंचे। जब उन्होंने आवाज उठाई तो उसका सोल्यूशन हुआ। हाँ,
आपके यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, सॉल्यूशन होगा। अपने लिए आवाज उठानी आनी चाहिए। सबसे पहले आपके गांव के जो स्कूल है ना, उन स्कूलों में जाके जरूर चेक करें, जो भी पढ़ा लिखा लड़का है या आदमी है वहां का, वो चेक करे कि गांव के स्कूल के छोटे स्कूल में, वहां पर अधिकतर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके यहाँ पे टीचर से जाके पूछे कि आप इन्हें क्या होमवर्क देते हैं। छोटी छोटी चीजें चेंज कर दे, अपने आप देश हो जाए। एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट होना बहुत। एजुकेशन तो यहाँ जीरो हो गया, बजट ही कम होता जा रहा है। हाँ, एजुकेशन का बजट अब 97,000 कुछ स्कूल बंद कर चुके हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपने सर, हमें थैंक अपना यू वेरी कीमती मच। समय दिया। नमस्कार। थैंक यू सर।